हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए और विद्युत वाहक बल E तथा बच्चों आंतरिक प्रतिरोध R के एक सेल को एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ दिया गया है। तो स्मॉल r का वह मान निकालिए जिससे R में जो प्रवाहित वैद्युत धारा है बच्चों वो R के मान पर निर्भर ना करे बच्चों। तो स्मॉल r का वह मान हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम समझ लेते हैं कि ओम का नियम क्या होता है बच्चों। तो ओम का नियम जो होता है, किसी जो हमारा प्रतिरोध है बच्चों उसके सिरों पर विभवांतर V बराबर जो होता है प्रतिरोध से प्रवाहित धारा I और उसके प्रतिरोध का मान R। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा ओम का नियम होता है। तो बच्चों जो हमारे साधारण परिपथ होते हैं, बहुत सामान्य परिपथ, उनको जो है ओम के नियम के द्वारा उनको हल किया जा सकता है, उनका विश्लेषण किया जा सकता है। किंतु बच्चों जो जटिल परिपथ होते हैं उनका विश्लेषण ओम के नियम के द्वारा संभव नहीं होता है बच्चों। तो वहां पर किरचॉफ के नियमों का बच्चों प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से जटिल परिपथों के विश्लेषण के लिए तो बच्चों किरचॉफ के मुख्यतः दो नियम है बच्चों। किरचॉफ के दो नियम है जिसमें से एक जो है हम समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ पर संधि क्या होता है, पहले नियम समझने से पहले हम समझ लेते हैं संधि और लूप क्या होता है बच्चों। तो संधि का अर्थ ये होता है कि परिपथ में कोई ऐसा बिंदु बच्चों जहां पर तीन या तीन से अधिक बच्चों इस प्रकार से हमारे चालक हो तो बच्चों वो हमारा संधि कहलाता है वो बिंदु। और इसी प्रकार से लूप क्या होता है बच्चों, एक चालक का जो बंद पथ होता है बच्चों वो हमारा लूप कहलाता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं और किरचॉफ के दोनों नियमों को समझ लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम किरचॉफ का पहला नियम देखें बच्चों, तो किरचॉफ का जो पहला नियम है इसे हम संधि का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम, या फिर बच्चों इसे हम धारा का नियम भी कहते हैं। तो बच्चों किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार जो है बच्चों किसी संधि पर जो सभी धाराओं का बच्चों बीजगणितीय योगफल होता है उसका मान शून्य होता है। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है बच्चों। तो बच्चों इसमें हम चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से लेते हैं बच्चों, तो इसमें हम किसी प्रकार से ले सकते हैं बच्चों, जैसे कि अगर संधि की ओर आने वाली धाराओं को हम धनात्मक ले सकते हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को हम ऋणात्मक ले सकते हैं। तो बच्चों इसको अगर हम उदाहरण से समझे यहाँ पर इस प्रकार से, ये हमारा मान लीजिए कोई परिपथ का बिंदु संधि है इस प्रकार से। यहाँ बच्चों इसमें अलग अलग दिशाओं से इस प्रकार से हमारी धाराएं आ रही हैं बच्चों। तो मान लीजिए यहाँ से ये I1 धारा यहाँ पर आ रही और ये I2 धारा है बच्चों इस प्रकार से, और इससे प्रवाहित धारा I3 है। तो यहाँ पे बच्चों जो I1 और I2 है ये संधि की ओर आ रहे हैं तो इसे हम धनात्मक में ले लेंगे बच्चों। I3 जो है संधि से दूर की ओर जा रही है तो इसे हम ऋणात्मक ले लेंगे इस प्रकार से। और धारा का कुल मान है जैसा कि बच्चों इसमें है कि बीजगणितीय योगफल जो है बच्चों धारा का वो शून्य के बराबर होगा बच्चों। तो इसका मान जो है शून्य के बराबर होगा। तो यहाँ से बच्चों में दिख रहा है कि I1 धन I2 बराबर होगा I3। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ से हमें दिख रहा है कि इस संधि वाले बिंदु पर जितना आवेश आ रहा है उतना ही जा भी रहा है, यानी आवेश यहाँ पर एकत्रित नहीं हो रहा है बच्चों, ना ही अतिरिक्त आवेश यहाँ से जा रहा है। तो बच्चों यह नियम जो है ये आवेश के संरक्षण को भी दिखाता है। तो अब चलिए बच्चों अब हम दूसरा नियम देख लेते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, या फिर बच्चों इसे हम बंद लूप का नियम भी कहते हैं। तो बच्चों किरचॉफ के बंद लूप के नियम के अनुसार जो है बच्चों किसी परिपथ में बच्चों किसी बंद लूप के अनुदिश जो है बच्चों सभी अवयवों उस लूप में बच्चों जितने भी अवयव लगे हैं सभी अवयवों के सिरों के बीच जो विभवांतर है, सिरों के बीच विभवांतरों का बीजगणितीय योगफल शून्य के बराबर होता है बच्चों। ये हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम है, शून्य होता है इस प्रकार से बच्चों। तो बच्चों किसी परिपथ में हम बंद लूप के अनुदिश अगर हम चले तो जितने अवयव लगे हुए हैं तो उसमें उसके सिरों के बीच जो विभवांतर है उसका जो योगफल होगा बच्चों बीजगणितीय योगफल वो शून्य होगा।
तो बच्चों बीजगणितीय योगफल में हम इसकी चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर अगर समझे तो ये हमारा बच्चों एक प्रतिरोध R मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से, और यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से ये हमारा एक सेल मान लेते हैं जिसका विद्युत वाहक बल E है इस प्रकार से, और इस प्रकार से बच्चों ये हमारा एक साधारण परिपथ मान लेते हैं। तो बच्चों इसमें जो है इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों इसमें अगर हम इस प्रकार से चलें इस बंद लूप में इस दिशा के अनुदिश, तो बच्चों जहां पे धारा के विपरीत दिशा में जैसे प्रतिरोध है बच्चों, उसमें अगर हम धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ पर हमारे चलने की दिशा इधर है और धारा इसके विपरीत दिशा में बह रही, तो इसको बच्चों हम धनात्मक लेते हैं। तो मान लीजिए इसमें बहने वाली धारा आई है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा बच्चों, आई गुणे आर हो जाएगा, इसे धनात्मक लेंगे। फिर बच्चों ये अगर हम सेल देखें तो सेल के हम धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जा रहे हैं, जिसे बच्चों हम ऋणात्मक लेंगे इस प्रकार से। और इस प्रकार से बच्चों दो ही अवयव थे, तो जो इन अवयवों के सिरों के बीच विभवांतर था, इसका योगफल जो है ये शून्य के बराबर होगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। उसके बाद बच्चों चलिए अपने प्रश्न को और आगे हल करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर विद्युत वाहक बल E है किसी सेल का बच्चों, और आंतरिक प्रतिरोध R के एक सेल को एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ दिया गया है। तो R का वह मान निकालिए जिससे कि कैपिटल R में प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल R के मान पर निर्भर ना करे। तो यहाँ पे बच्चों हम देख लेते हैं इस प्रकार से, ये हमारा मान लीजिए सेल है इस प्रकार से जिसका विद्युत वाहक बल E है, और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध प्रदर्शित कर लेते हैं स्मॉल r, और इसे एक इस प्रकार से बच्चों ये हमारा सेल है। तो बच्चों इसको जो है एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ दिया गया है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों मान लीजिए I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें कहा जा रहा है कैपिटल I से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है वो R के मान पर निर्भर ना करे, तो वो R का मान किस प्रकार से होगा बच्चों ये हमें बताना है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम परिपथ का कुल प्रतिरोध देखें बच्चों, कुल प्रतिरोध, तो बच्चों ये जो कैपिटल R है और स्मॉल r जो आंतरिक प्रतिरोध सेल का, ये दोनों जो है बच्चों इसको हम कुल प्रतिरोध को R डैश मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दोनों ही श्रेणी क्रम में है, तो ये आपस में इस प्रकार से जुड़ जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस प्रकार से प्रवाहित धारा I बराबर कितनी हो जाएगी, तो I बराबर हो जाएगा, यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो I बराबर हो जाएगा विभवांतर भागे बच्चों कुल प्रतिरोध। तो यहाँ से इसका विभवांतर E हो जाएगा बच्चों, विद्युत वाहक बल E है तो, और कुल प्रतिरोध है R धन स्मॉल r इस प्रकार से। तो ये बच्चों हमारी परिपथ में प्रवाहित धारा है, और यही कैपिटल R प्रतिरोध से भी प्रवाहित धारा का मान है। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं, यदि हमारा बच्चों जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान है वो बाह्य प्रतिरोध के मान से बहुत अधिक हो, तो क्या होगा बच्चों, तो बच्चों R धन R में से जब हम जोड़ेंगे तो इस कैपिटल R को हम इसके सामने R स्मॉल r के सामने बच्चों तुच्छ मान के छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा I बराबर E भागे स्मॉल r इस प्रकार से। क्योंकि R स्मॉल r का मान बहुत बड़ा है, तो कैपिटल R जो कि बहुत छोटा है, छोटा सा मान उसमें जोड़ेंगे तो इसके मान में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको हम छोड़ देंगे बच्चों इस प्रकार से। तो ये हमारी कैपिटल R जो हमारा प्रतिरोध था उससे प्रवाहित धारा का मान है, जो कि उसके कैपिटल R के मान पर निर्भर नहीं करता है। तो उसके लिए R का मान क्या होना चाहिए बच्चों, तो ये हमारा R का मान होना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।